तो यहां से जो राइट रोड मैप होगा फॉर इंग्लिश, तो राइट रोड मैप टू गेट अबव 75 मार्क्स आउट ऑफ 80, जो इंग्लिश का एग्जाम है बेसिकली आपका, और आपके पास प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज समझा देता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करना कैसे, सो दैट आपको राइट वे पता चल जाए। पेपर अटेम्प्ट बोर्ड के अंदर इंग्लिश के अंदर करना का बहुत सिंपल स्टेप है। पहली बात तो जो बहुत बच्चे होते हैं वो जो 15 मिनट्स का एक रीडिंग टाइम होता है जो स्टार्टिंग में मिलता है उसको वेस्ट कर देते हैं बाय लुकिंग हेयर एंड देयर, नहीं तो वो बार बार क्वेश्चंस को रीड करते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इडियोटिक चीज हो जाती है कि वहां पे अपने 15 मिनट्स को वेस्ट करना। ऑल्दो इंग्लिश का पेपर ऐसे बहुत लेंथी नहीं होता कि आपका छूट जाएगा, पर फॉर सेफर साइड आप लोग 15 मिनट्स को ढंग से यूटिलाइज करें। पेपर के ऊपर पेन चलाना अलाउड नहीं होता, जो बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर आता है उस पर आप पेन नहीं चला सकते। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि वहां पे आप डॉट लगा के पेंसिल का तो यूज कर ही सकते हैं, मतलब डॉट डॉट लगाकर चीजों को मार्क कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आपका जो 15 मिनट्स का जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग का, उसमें ट्राई करो कि आप एक अनसीन पैसेज सॉल्व कर लो, सो दैट अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो बाकी बच्चे के पास जो पेपर अटेम्प्ट का टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा, बट एक तरीके से वो जो पेपर अटेम्प्ट का टाइम आपके पास होगा वो बेसिकली 3 आवर्स 15 मिनट्स का है। तो मेरा आपको ये क्राइटेरिया है कि जो 15 मिनट है आप कोशिश करें कि उसमें एक अनसीन पैसेज सॉल्व कर लें, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है कि 15 मिनट का ढंग से यूटिलाइजेशन कर लेना। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये हो जाता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं लिटरेचर का सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब वो करेंगे कि पहले लिटरेचर अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर राइटिंग स्किल्स कर लेते हैं, फिर ग्रामर कर लेते हैं, एंड लास्ट के अंदर वो जाकर अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल खराब क्राइटेरिया है। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप लास्ट में अनसीन पैसेज सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी कहाँ पे क्या आंसर लिखा है, तो वहां पे हो सकता है कि जल्दबाजी में आपके आंसर्स गलत हो जाएं। मेरे को ये लगता है कि इंग्लिश के पेपर को करने का क्राइटेरिया स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होना चाहिए कि पहले अनसीन पैसेज के बाद राइटिंग स्किल्स, उसके बाद ग्रामर एंड देन लिटरेचर। तो जैसे पेपर आपको गिवन होता है आप, मेरे को लगता है कि आप लोगों को उसी के पूरे पैटर्न के साथ ही, मतलब जैसे होता है ना पहले अनसीन पैसेज देन राइटिंग स्किल्स, आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए उसको। एंड मैं यहाँ से आपको एक चीज और क्लैरिफाई करूंगा, हो सकता है कि बीच में आपको कोई आंसर ना आए तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अगर कोई भी आंसर आपको बीच में नहीं आता है किसी भी क्वेश्चन का तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी टीचर पेपर चेक करेगा वो बेसिकली यही देखता है कि बच्चे ने सही पैटर्न में पेपर किया होता है ना, तो ऑब्वियसली वहां पे जो मार्क्स होते हैं उसका मार्क्स के इंक्रीज होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो मैं आपको इन रियलिटी अगर ये चीज बताऊं, इंग्लिश एक ऐसा पेपर है, इंग्लिश और इवन हिंदी भी, इंग्लिश हिंदी एक ऐसा पेपर है कि मेरे को ये लगता है कि नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, बट नॉलेज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे प्रेजेंटेशन कैसी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, मतलब जैसे चैप्टर्स की भी उनको समरी पता है, बट उनको पता चल जाता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से जो उनके मार्क्स होते हैं ना वो 80 में से 75 77 ऐसे आ जाते हैं, जबकि उन्होंने उतनी ढंग से इंग्लिश को इंडेक्स पढ़ा भी नहीं है। तो हमारा टारगेट यही है कि कम, बेसिकली कम अगर आपका प्रिपरेशन है तो आप कैसे हाईएस्ट मार्क्स पे पहुंच सकते हैं। जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है उससे भी ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं उन बच्चों के जिन्होंने बहुत कम प्रिपरेशन करी है, ऐसा देखने को हर साल मिलता है। तो मैं आपको इन रियलिटी बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर दो पेपर में सेम आंसर्स लिखे हुए ना और एक के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन सही है और एक के अंदर नहीं है, तो जिसके अंदर सही है ना बिल्कुल सेम कंटेंट जिनमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ उसके पेपर के अंदर आपको 10-12 मार्क्स का इंक्रीज दिखेगा ही दिखेगा। अब पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, पहला तो यही है कि पेपर को सही पैटर्न में करो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है पेपर को सही पैटर्न में करने के बाद कि हर आंसर के बाद कोशिश करो कि अंडरलाइन कर दो, मतलब कोई भी आपका जो पेपर चेक कर रहा है उसको दिखना चाहिए कि आपने हर आंसर के बाद जो है वो बेसिकली लाइंस डाली हुई हैं, ताकि चेकर को ये समझ में आए कि ये फर्स्ट आंसर है, सेकंड आंसर है, थर्ड आंसर है। एंड थोड़ा स्पेस देके भी लिखो, एक आंसर आपने कंप्लीट किया तो 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ो फिर सेकंड आंसर लिखो ताकि बाइफिकेशन का पता चले। तो पेपर प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल है भाई, क्लियरली आपको ये करना है कि एक तो अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने सपोज करो बहुत अच्छी लाइंस यूज करी है लेटर में,
तो उसको जरूर अंडरलाइन करके आओ, सो दैट जैसे ही भी कोई पेपर चेक करेगा वो आपका जब आंसर देखेगा ना उसको समझ में आएगा ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसकी नजर सबसे पहले उसी पे पॉइंट पे पड़ेगी, उसको एक क्लैरिटी मिलेगा कि इस बच्चे ने अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें लिखे हुए। तो ये अंडरलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि भाई जो भी आपने लेटर के अंदर, राइटिंग स्किल्स के अंदर अच्छे पॉइंट्स लिखे उसको अंडरलाइन करो, लिटरेचर के अंदर अच्छे पॉइंट्स लिखे उसको अंडरलाइन करो, और वो जरूर करके आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है कि कटिंग जितनी हो सके कोशिश करो कि पेपर में कटिंग ना हो, और अगर हो भी जाए तो पेंसिल स्केल से लाइन डाल के आगे बढ़ दें, ठीक है। तो कटिंग जितना भी मिनिमाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा पेपर के अंदर। उसके बाद मैं अगर आपको थर्ड पॉइंट बताऊं, इंग्लिश के पेपर के अंदर सबसे ज्यादा टफ चीज होती है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, या तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो मुझे ये लगता है कि ग्रामर के अंदर तो आपको रूल्स लर्न कर ही लेने चाहिए, क्योंकि ये अगर किसी की सही हो जाती है ना ग्रामर, तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर किसी की सारी पूरी की पूरी कंप्लीट ग्रामर सही है तो ग्रामर के अंदर रूल्स लर्न कर लीजिए। रूल्स कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, एक है डायलॉग राइटिंग या फिर रिपोर्टेड स्पीच। टेंसेस हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, या उसको रिपोर्टेड स्पीच बोल लीजिए, क्योंकि एडिटिंग ओमिशन के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर के अंदर, तो उसमें प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस को छोड़ भी सकते हो। मेन तो मैंने देखा है कि जो एडिटिंग ओमिशन के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर उसमें गलती ज्यादातर प्रेपोजिशन में होती है, नहीं तो आर्टिकल्स में होती है, नहीं तो कंजंक्शन में होती है। प्रोनाउंस की इतनी मिस्टेक नहीं होती, बाकी टेंसेस कर लोगे तो वहां से भी एडिटिंग के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हो जाते हैं। तो ज्यादातर यही मेन टॉपिक है, टेंसेस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन जो मेन टॉपिक है। मुझे लगता है कि एडिटिंग ओमिशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें मिस्टेक यहीं पे आपको इन्हीं टॉपिक्स में आएगी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है पैरा जंबल्स का भी आता है, दो कोर्स है ना, तो एक कोर्स के अंदर पैरा जंबल्स का भी क्वेश्चन आता है। पैरा जंबल्स मतलब वो वर्ड्स को रीअरेंज करो। मैं आपको रियलिटी बताऊं, वर्ड्स को रीअरेंज करने का तो कोई रूल ही नहीं है, वो तो आपको वहां पे थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट का स्टार्टिंग में अच्छा यूटिलाइजेशन करो, सो दैट बाद के अंदर जो पैरा मतलब वो जो अरेंज करना है चीजों को वहां पे आप थोड़ा टाइम दे सके अपने आप को, आप पैनिक ना करें। इसलिए वो होता है कि पेपर को थोड़ा सा 15 मिनट का जो स्टार्टिंग रीडिंग टाइम है उसको यूटिलाइज करने का फायदा आपको यहाँ होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में पेपर बड़ा स्लो करते हैं एंड फिर जब लास्ट में आता है तो बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में चीजें खराब कर लेते हैं अपने लिए। तो पेपर में उनका स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होता है बट लास्ट में खराब हो जाता है। तो मैं इसलिए बोलूंगा कि जो अपनी राइटिंग स्पीड है उसको स्टार्टिंग से ही कोशिश करें कि थोड़ा फास्ट रखें आप, और हो सके तो वॉच जरूर पहन के जाएं, क्योंकि उसका एक लॉजिक ये हो जाता है कि आपको समझ में आता रहेगा कि कितना टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया और कितना टाइम आपके लिए बचा है। तो वॉच जरूर पहन के जाएं, राइटिंग स्पीड को थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही फास्ट रखें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको ग्रामर कैसे करनी है, रूल्स आपको लर्न होने चाहिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये अगर आपको लर्न नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगी ग्रामर में। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, अनसीन पैसेज के लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में कुछ नया ही पैसेज आएगा। और मैंने एक चीज को भी नोटिस किया है कि जो पेपर में पैसेजेस आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहे, कि आपको रीडिंग करके समझ नहीं आएगा कुछ भी, बस सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को कि ये सिनोनियम एंटोनियम क्या होगा। बट अगर आपने देखा होगा उसमें वो लिख भी देते हैं कि इस पैरा में से ये सिनोनियम पूछ रहे हैं या इस पैरा में से एंटोनियम पूछना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एलिमिनेशन टेक्निक लगा लीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है, आप पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ते हुए आपको बहुत सारे वर्ड्स के मतलब पता है और आप अपने वर्ड से मैच करोगे कि हाँ ये लोग मैच नहीं करते, और कोई टफ वर्ड आपको दिख गया और ये उसका मीनिंग आपको नहीं पता और ऐसा ही सिनोनियम पूछा है तो आप वही वर्ड आंसर लिख दो। बहुत बारी वो चीज अप्लाई हो जाती है। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब ये होता है कि जो वर्ड के मीनिंग आपको पता है और वो मैच नहीं, उनको हटाते जाओ और लास्ट में आपके पास एक दो वर्ड ऐसे बचेंगे जिसके मीनिंग आपको नहीं पता और वही सिनोनियम एंटोनियम होता है हमेशा। तो वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर लेना आप लोग। बाकी अनसीन पैसेज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ग्रामर पोर्शन मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल तो ये है कि राइटिंग सेक्शन में जो भी चीजें आनी रिलेटेड टू द एडिटर, ऑर्डर लेटर, जो भी आपके कोर्स में आ रहा है सबका फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए।
अगर आपको फॉर्मेट लर्न नहीं है, कंटेंट आपका कोई नहीं पड़ेगा, फॉर्मेट गलत है वो फॉर्मेट को ही रॉन्ग करके पूरे आंसर्स को काट के आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज तो राइटिंग सेक्शन में ये है कि जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। एंड सेकेंडली, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर्मेट चलो आपने सही लिख दिया, सब चीजें सही लिख दी, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कंटेंट का भी आ जाता है। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि यार स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिला कोई, आपने लेटर तो पूरा लिख दिया बट उसमें आपको 5 में से 3 मार्क्स मिल गए क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक एडवाइस करूंगा, मैं काफी बार करता भी हूँ एडवाइस, कि कुछ 7-8 प्रोवर्ब्स लर्न कर लीजिए और कोशिश करें कि वो प्रोवर्ब्स को यूज कर लें। वैसे मैं अभी बोलूंगा कि प्रोवर्ब्स को कम से कम यूज करने की कोशिश करें। ये तो ये तब होता है जब आपके पास कंटेंट बिल्कुल ही आपको पता ना हो कि क्या लिखना है, मतलब उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने नहीं लिखे, आपको पता चल जाएगा लिखते वक्त। तो मैं ये बोलूंगा कि वहां पे आप लोग प्रोवर्ब्स लर्न कर ले। ये तो आपको कुछ भी नेट पे मिल जाएंगी, 8 से 10 प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जैसे कि सिंपल है, आपको पता है लेटर टू द एडिटर में जैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में जैसे आप महात्मा गांधी का कोट है वो लिख सकते हो ना, इफ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज, है ना, इफ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज, वो लिख लो सॉल्यूशन में। जैसे आप लिखोगे ना सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट कि आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप एज इफ आई वांट टू सी, मतलब एज सेड बाय महात्मा गांधी, इफ यू वांट टू सी द चेंज बी द चेंज, तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेक द स्टेप। तो सॉल्यूशन में लाइन हमेशा ऐड हो जाएगी। तो कुछ प्रोवर्ब जो आप लर्न करेंगे वो कोशिश करना उसको अप्लाई करने की, उसको अंडरलाइन कर देना, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जो भी आपका पेपर चेक करेगा। तो राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट है। उसके बाद अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको पता ही है अच्छा कंटेंट, तो वही लिखना। कंटेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पे प्रोवर्ब्स यूज कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिटरेचर का है, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पूरे पेपर में मेजरली पूछा जा रहा है वो तो लिटरेचर पूछी जाती है, बट यहाँ पे भी एक चीज अच्छी ये है कि चॉइसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप लिटरेचर में एक चीज नोटिस करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस के बीच में चॉइसेस आती हैं, जैसे 2 आरटीसी आते हैं तो एक करना होता है, 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसमें भी चॉइस होती है। बट मैं लिटरेचर में आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि भाई अगर आपने कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप इस स्टेज पे, क्योंकि पेपर अभी है बिल्कुल, तो अगर आपने कोई चैप्टर रीड नहीं किया है, मैं ये जरूर एडवाइस करूंगा कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ। नहीं पढ़ाना कोई चैप्टर, उसकी समरी पढ़ लो। जितने भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े उनकी समरी पढ़ लो, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि क्वेश्चंस इन डेप्थ पूछे जाते हैं लिटरेचर में, बट बहुत बारी ओवरव्यू से भी क्वेश्चन आता है। मतलब मैं मान के चल सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समरी पढ़ के भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन डेप्थ उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अब आपने क्या करा, एक चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ दिया और पता चला उसमें से इतना इजी क्वेश्चन आ गया कि अगर आपने समरी पढ़ी होती तो आप उसका आंसर सीधा लिख देते। एंड किसी भी चैप्टर की समरी को पढ़ने के लिए 5 से 10 मिनट जाते हैं सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इंटरनेट पे समरी जो है ना वो बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ से जरूर बोलूंगा यूट्यूब का, मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स मत देखिए क्योंकि वहां पे बहुत बड़े लेक्चर्स हो जाते हैं एंड उतना टाइम अभी आपके पास नहीं है कि आप जाके एक चैप्टर को 1-1 घंटे में कंप्लीट करो या 1.5 घंटे में कंप्लीट करो। तो खुद से रीड करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। अब वो लोग भी समरी बता रहे हैं बट वो समरी जो आप 10 मिनट में कर सकते हो वो उसको 40 मिनट्स तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो दैट इज नॉट कि आपको एडवांटेज होगा वहां से। इससे अच्छा ये है कि आप 5-10 मिनट्स लगा के खुद से उस समरी को पढ़ लो। हाँ, अगर वो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। ठीक है, तो समरी पढ़ना जरूर, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, वैसे तो मुझे लगता है कि चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चैप्टर अगर आपने रीड कर लिया तो यू आर डन विद दैट थिंग। बट अगर आप नहीं कर पाए अभी तक तो समरी पढ़ लीजिए। एंड मैं एक चीज बोलूंगा, क्वेश्चन आंसर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा कंप्लीट। क्योंकि अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया और फिर आप उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर आपको चैप्टर बहुत ढंग से आपने वर्ड टू वर्ड रीड किया हुआ है, आप उसके कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे खुद, वो आप इजीली खुद लिख लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर्स अलग से लर्न करने। तो यहाँ पे प्लीज थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाएं एंड अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करें। एंड मैं बस एक मतलब इस चीज को क्लोज करते हुए एक चीज बोलूंगा कि यही पूरा फॉर्मेट है जो आप फॉलो कर लेना। ग्रामर के रूल्स आपको ढंग से याद होने चाहिए, राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट ढंग से याद होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम ढूंढने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया, आराम से आप ढूंढ लेंगे। और लिटरेचर जो सेक्शन है उसमें कोई भी चैप्टर को छोड़ के ना जाए। कुछ नहीं आ रहा समरी पढ़ के चले जाओ। बट लिटरेचर सेक्शन में सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो पोम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पोम के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी पोम्स जो होती हैं
उसके मीनिंग्स बहुत इन डेप्थ होते हैं। तो अगर आपका मेन टाइम जाएगा तो वो इस सेक्शन में जाना चाहिए। चैप्टर तो आप बहुत जल्दी समरी रीड कर लोगे, पर पोम्स का मैं आपको जरूर बोलूंगा। और पोम्स में भी आपके लिए एक एडवांटेज है, हमेशा चॉइस आती है 2 आरटीसीज में, तो ऐसा नहीं है कि, पर मैं फिर भी बोलूंगा कोई पोम छोड़ के मत जाओ। कभी आपने कोई पोम छोड़ के चले गए और उसकी आरटीसी बहुत ही इजी आई थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो आप पढ़ के गए तो उसकी बहुत मुश्किल आरटीसी आ गई, तो ये आपको नुकसान हो जाएगा वहां पे। तो कोई भी पोम मत छोड़ के जाओ, एंड पोम पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इन डेप्थ चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो बहुत बारी आरटीसीज में पूछा जाता है या अनसीन पैसेज में आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज पोएटिक डिवाइसेस। वैसे तो मैं आपको इन रियलिटी बताऊं, मेन जो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट पेपर में आते हैं वो 8 से 10 है। मैं नाम बता देता हूं। तो पोएटिक डिवाइसेस में आप लर्न कर लेना सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, राइमिंग स्कीम, रिपीटिशन, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरन। तो ये मेन है जो आप लोग लर्न कर लीजिए। मतलब लर्न क्या समझ में आना चाहिए आपको कि ये पोएटिक डिवाइसेस का बेसिकली मीनिंग क्या है। जैसे सिमिली और मेटाफर में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है कि दोनों में कंपैरिजन होता है, पर मेटाफर में हम लोग इज या लाइक यूज करते हैं कंपैरिजन करते हुए, या एज यूज करते हैं। तो आप रीड कर लेना, लर्न कर लेना, आपको इजिली ये पता चल जाएंगे। तो ये 8 से 10 पोएटिक डिवाइसेस हैं, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, राइमिंग स्कीम, रिपीटिशन, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरन। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, पोएटिक डिवाइसेस मुश्किल से मुश्किल अगर पेपर में आएगा तो 1 आध नंबर का ही आएगा, तो इसके आने के चांसेस 1-2 मार्क्स के ही हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस जो पेपर में आएंगे वो 1-2 मार्क्स का आएगा। पहले वो सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए, राइटिंग स्किल, लिटरेचर एंड एवरीथिंग, देन आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर टाइम हो तो इसको जरूर पढ़कर जाना। एंड मैं एक चीज एंड करते हुए बोलना चाहता हूँ, बोर्ड्स के पेपर में खासकर इंग्लिश के अंदर चेकिंग जो होती है वो बहुत लीनियंट होती है, ठीक है ना। तो मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ आपको, अगर आप 2 दिन, क्योंकि पेपर में आपके पास 2 डेज ही हैं ऑलमोस्ट, तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप इतना भी करके जाएंगे ना तो 80 में से 75 मार्क्स या 70 के ऊपर मार्क्स आना जो है, या 75 के ऊपर भी आ जाए, वो इतना मुश्किल नहीं है। पेपर कंप्लीट जरूर कर लेना, ये तो बिल्कुल ही मतलब मस्त चीज है कि पेपर कंप्लीट जरूर कर लेना। अगर आपने पेपर ही छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बात है वो तो मार्क्स ही चले गए आपके हाथ से। तो पेपर कंप्लीट करना, ग्रामर के रूल्स, राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट, लिटरेचर के हर चैप्टर को अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो उसकी समरी, ये मेन चीजें हैं। एंड पेपर में 15 मिनट का स्टार्टिंग में यूटिलाइजेशन सही से कर लेना, एंड देन इफ यू कैन फॉलो ऑल ऑफ दिस पार्ट, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैंने इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिखा इंग्लिश के पेपर में, बट जब आपके मार्क्स आएंगे ना तो आपको लगेगा कि लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो मार्क्स सच में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि यार मैंने तो इंग्लिश में चलो फॉर्मेट सही लिखा है, ग्रामर मेरी सही है, बट मैंने उतने अच्छे आंसर्स नहीं लिखे लिटरेचर में, ये मतलब होते हैं एकदम टू द पॉइंट, एकदम बेस्ट आंसर्स नहीं लिखे मैंने, तो मेरे मार्क्स उतने नहीं आएंगे। तो मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज नोटिस की गई है, जरूरी नहीं है कि इस साल भी ऐसा हो, बट पिछले 5-7-10 साल से तो ऐसा ही हो रहा है कि भाई अगर आपका ये सब सही है, फॉर्मेट सही है, राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट सही है, ग्रामर में रूल सही है, लिटरेचर के आपने आंसर्स लिखे हैं अच्छे, टू द पॉइंट, बहुत अच्छे नहीं लिखे, अच्छे भी लिखे हैं, तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिलकर आराम से इजीली आपको मार्क्स मिले हैं, एंड उन बच्चों के पेपर में जो है वो मार्क्स आए हैं। तो बाकी तो भाई बेस्ट ऑफ लक, यही था इस पूरे सेशन में, जिसमें आप लोगों को ये समझाना था कि अभी आप 2 दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन बेसिकली कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी आर एंडिंग इट राइट है।